सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारी बातचीत के केंद्र में राहुल गांधी के तथाकथित नेतृत्व में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा है। हमारा आज का विषय है भारत जोड़ो यात्रा से मिलेगी मंजिल। कोई भी यात्रा हो, आखिरकार उसे किसी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद की जाती है। अगर मंजिल तक यात्रा नहीं पहुंचती है तो उस यात्रा को अधूरी करार दिया जाता है। तो राहुल गांधी 117 अन्य साथियों के साथ कल कन्याकुमारी से जिस यात्रा को शुरू कर रहे हैं उसका नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा। भारत क्या खंड खंड हो रहा है? भारत क्या विघटित हो रहा है? क्या भारत की अक्षुण्णता खतरे में है? ये सवाल जहन में आता है। पर इन सब के साथ जहन में ये भी आता है कि राहुल गांधी जिस पार्टी का अर्थात जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी अपनी स्थिति क्या है। देश के संदर्भ में तो पता नहीं, पर कांग्रेस के संदर्भ में यह सभी लोग मानते हैं कि वह खंड खंड हो रही है, विघटित हो रही है, बिखराव हो रहा है, टकराव हो रहा है। नेता एक दूसरे को काटने में लगे हैं, नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, नेता एक दूसरे के ऊपर चढ़ने में लगे हैं। तो इन सब के बीच में यह सवाल अपने आप में उपजता है कि क्या वाकई इस यात्रा से कुछ हासिल हो पाएगा। देश के संदर्भ में और पार्टी के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता है, नाम उनका शशि थरूर है। बहुत पहचानी हुई शख्सियत है, देश में ही नहीं विदेश में भी उनकी ख्याति है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भारत के साथ साथ शायद कांग्रेस जोड़ो यात्रा का लक्ष्य भी प्राप्त हो सकेगा। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। समझना यह है कि 2 दशक राजनीति में बिता जाने के बाद भी राहुल गांधी को वो सार्वजनिक स्वीकृति देश के जनमानस में हासिल नहीं हुई जिस विरासत के वह उत्तराधिकारी उस नाते उन्हें मिलनी चाहिए थी। वह भाजपा का प्रयास है या राहुल गांधी के समय समय पर उठाए जाने वाले कदम, कुल मिलाकर राहुल गांधी की एक गंभीर राजनीतिज्ञ के तौर पर स्वीकारोक्ति को लेकर हमेशा ही असमंजस की स्थिति रही है। पर उस शख्स के द्वारा इस संकल्प के साथ कि मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलूंगा, निरंतर चलूंगा, लगातार चलूंगा और ये तकरीबन 3500 किलोमीटर का सफर 150 दिन में पूरा करूंगा, अपने आप में क्या राहुल गांधी को एक संजीदा राजनीतिज्ञ के तौर पर स्थापित कर देगा। भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो के संदर्भ में तो जो हासिल होगा उसके संदर्भ में विशेषज्ञ चर्चा करते रहेंगे, पर क्या राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, भविष्य के संदर्भ में भी उनसे बड़ी जिम्मेदारी की अपेक्षा तमाम कांग्रेस जन रखते हैं, वह स्वयं को क्या इस यात्रा के माध्यम से इस देश के साथ जोड़ पाएंगे, क्या अपने आप को साबित कर पाएंगे? ये सवाल है। सवाल तो इस बात को लेकर भी लोग उठा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी लगातार यात्रा में बने रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि वह बीच में ही यात्रा को किन्हीं कारणों से छोड़े और फिर शामिल हो जाए, यह भी निगाह के दायरे में रहेगा। तो कई सारे सवाल इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे अरसे से सदमे में गुजर रही कांग्रेस को एक संभावना इस यात्रा के माध्यम से महसूस हो रही है। तो संभावना पर भी बात करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश में एक नई किस्म की सियासत जो शुरू होने जा रही है इस पर बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि नथिंग ग्रेट वॉज एवर अचीव्ड विदाउट एंथुसिज्म, अर्थात बिना उत्साह के कोई महान उपलब्धि कभी नहीं हुई। एमरसन के द्वारा जो ये बात कही गई थी, यह बात वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में भी लागू होती है। क्या इस यात्रा को लेकर कांग्रेस जन या देश में वैसा उत्साह है जो इस यात्रा को संभावित रूप से सफल बता सके? ये हमारे जहन में होना चाहिए और इसे जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश का और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इन दोनों के बीच में अपनी बात निष्पक्ष और मुखर तरीके से रखने के लिए ख्यात हम सबके बेहद सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं अगर चर्चा डॉक्टर अजय उपाध्याय से शुरू करता हूं तो अजय उपाध्याय जी मुझे बताएंगे कि इस यात्रा के साथ कितना कुछ बेहतर होने वाला है। चिंतामणि जी को बताना ही है कि इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, पर इन सब के बीच में चर्चा को दिशा देने की शुरुआत मैं श्रवण जी से करता हूं। बतौर वरिष्ठ पत्रकार इस यात्रा को लेकर वह स्वयं कितने उत्साहित या निरुत्साहित हैं, ये जानने में मेरी दिलचस्पी और दर्शकों की भी होगी। तो श्रवण जी, चर्चा आज आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा अपनी दृष्टि साझा कीजिए ना इस यात्रा के संदर्भ में। तो हिमांशु जी, आपने 4-5 सवाल तो पहले ही खड़े कर दिए जी यात्रा को लेकर। जी मतलब ऐसा लग रहा है कि चिंतामणि जी के साथ आप बैठे हुए हैं, जी चिंतामणि जी की जगह आप बैठे हुए हैं। जी
जैसे आपने पूछा मंजिल तक पहुंचेगी कि नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति है, आप कह रहे हैं कि यात्रा से कुछ मिल पाएगा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को 2 दशक के बाद राजनीति में स्वीकृति नहीं मिली है। अब आपने इतने सवाल तो पूछ लिए और आपने कहा कि राहुल गांधी बीच बीच में गायब होते रहेंगे, उन पर नजर रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जितने सवाल खड़े कर सकती है वो सब आपने खड़े कर दिए। जी देखिए कि ये जो यात्रा है ये राहुल गांधी की यात्रा नहीं है। जी जैसे आपसे मैं पूछूं कि लाल कृष्ण आडवाणी को 7 दशक तक राजनीति करने के बाद भी देश की स्वीकृति क्यों नहीं मिली, तो आपका क्या जवाब मिलेगा? जी आपका क्या जवाब मिलेगा कि सोमनाथ यात्रा राम मंदिर की जो थी उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो उसका क्या कारण रहा होगा? आपके पास है कोई जवाब? जी आप राहुल गांधी की यात्रा को किन किन पैरामीटर्स पर नापना चाहते हैं? मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं हिमांशु जी, जी राहुल गांधी गायब भी होते रहेंगे, उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद जाना भी पड़े बीच बीच में, कई कारण हो सकते हैं। हम ये भी पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री को ऐसी यात्रा निकालेंगे क्या 3500 किलोमीटर की, या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा दम है क्या कि वो इस तरह की यात्रा निकाल सके? इस यात्रा का उद्देश्य केवल यह है हिमांशु जी, जो मैं देख रहा हूं, जी कि जो एक प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस समाप्त हो गई है, विपक्ष समाप्त हो गया है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। राहुल गांधी लोगों के बीच में जाएंगे और ये बताएंगे कि कांग्रेस जिंदा है, विपक्ष जिंदा है, और ये जो यात्रा है ये कांग्रेस को बचाने की नहीं है, ये देश में लोकतंत्र को बचाने की है। आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं निकल रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री बनने में भी कोई रुचि नहीं है, उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने में भी कोई रुचि नहीं है। इस यात्रा का केवल उद्देश्य यह है कि इस देश में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। तो उसमें अगर 5%, 10%, 20% भी सफलता मिलती है, 3500 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी ने कहा है कि वो लोगों की बात ज्यादा सुनेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे। आपने देखा होगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी जो असंतुष्टों के नेता थे, वो राहुल गांधी की रैली में मंच पर पहुंच गए। जी ये जितने असंतुष्ट हैं कांग्रेस के, ये धीरे धीरे सब यात्री बन जाएंगे। और जब ये कांग्रेस की यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी, तब गुलाम नबी आजाद को समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह की राजनीति उनको करना पड़ेगी। वो नेहरू की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने, अगर आपने सुना हो आजाद को, जी तो वो जवाहरलाल नेहरू उनका सपना है, जी जैसे महाराष्ट्र में शिंदे साहब का सपना बाला साहब है। जी तो दिक्कत क्या है कि आप, ये जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी है, और मैं इसको ऐसा मानता हूं कि अगर देश में या भारतीय जनता पार्टी में या प्रधानमंत्री के स्तर पर थोड़ा सा लोकतांत्रिक हो जाए सरकार, जी विपक्ष के प्रति सहिष्णु हो जाए, इस यात्रा में व्यवधान नहीं हो, और मीडिया में जिस तरह के आक्रमण शुरू हो चुके हैं, वो आक्रमण थोड़े से संवेदनशील हो जाए, तो इस यात्रा की सफलता बहुत बड़ी है। क्योंकि ये आजादी के बाद
मुझे याद है चंद्रशेखर की यात्रा का, मैं मिला था उनसे चंद्रशेखर यात्रा के दौरान। मैं भी उसमें, मैंने भी देखा था उसको नजदीक से। ये जी पहली यात्रा इस तरह की है जो इस देश में हो रही है। तो आप तो हिमांशु जी इसका स्वागत कीजिए। आप क्यों इतने सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर मैं सवाल खड़े नहीं करता तो श्रवण जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार के विचारों से मेरे दर्शक लाभान्वित कैसे होते? आपके अंदर से जो ये आवाज निकली है, इस आवाज को निकालने के लिए ऐसे सवाल उठाना बड़ा जरूरी होता है श्रवण जी। और आप देखिए कि इसकी टीस अब चिंतामणि जी के मुंह से कैसे निकलती है, जो कुछ आपने कहा है। अब मैं चिंतामणि जी के पास रुक करता हूं। चिंतामणि जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि आप अपने आप को कितना श्रेय देना चाहते हैं कि आपने इस 8 साल में देश में ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया जिसके चलते राहुल गांधी, जिन पर गंभीरता को लेकर, जिनकी संजीदगी को लेकर आप सवाल उठाते हैं, उन्होंने भी 3500 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य तय कर लिया। इसका उत्तर देंगे? क्या आपने देश में इन 8 सालों में रच दिया है कि श्रवण जी कह रहे हैं कि ना उन्हें कांग्रेस की चिंता है, ना उन्हें प्रधानमंत्री पद पाने की चिंता है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के संदर्भ में कोई लिप्सा है। अगर कोई इच्छा रह गई है तो केवल यह है कि इस देश में लोकतंत्र रह जाए। राहुल गांधी जैसे शख्स के अंदर भी आपने अपने प्रयासों से इस जिजीविषा को जन्म दे दिया कि इस देश में कुछ रहे ना रहे, लोकतंत्र रहना चाहिए। इसके लिए कितनी ग्लानि है चिंतामणि जी? और अब इस यात्रा को लेकर आपका नजरिया क्या है? श्रवण जी ने तो अब मुखरता के साथ बता दिया क्या होने वाला है। देखिए श्रवण जी, जब आपके बहुत उदार सवालों से इतने परेशान हुए तो मेरे सवालों से निश्चित रूप से बहुत विचलित हो गए। और मैं बहुत रियलिस्टिक बात करूंगा। सबसे पहला तो ये है कि ये जो यात्रा वो बता रहे हैं कि तानाशाही भारत छोड़ो, बेरोजगारी भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, ऐसे खोखले नारों को लेकर के राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हैं। अच्छा। देखिए वस्तुतः ये उनके खुद के अस्तित्व को बचाने की एक कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत बड़ी चुनौती उनको है उनके नेतृत्व को लेकर के। 43 में से 39 चुनाव वो हार चुके हैं और इसलिए बहुत संभव है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा तबका सोचता है कि अब गांधी परिवार से मुक्ति मिलेगी तो भी कांग्रेस बचेगी, वरना नहीं बचेगी। तो इस यात्रा से अगर कुछ हासिल होगा और कांग्रेस कुछ मजबूत होगी तो कांग्रेस कितनी मजबूत होगी ये तो नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो केवल जमीन नापने निकले हैं, लेकिन इससे कांग्रेस जरूर कमजोर होगी, गांधी चाहे मजबूत हो जाए, क्योंकि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और दूसरा है कि खोखले नारों से होना क्या। तीसरी बात मैं बात करता हूं कि ये पूरा ब्रेन चाइल्ड टुकड़े टुकड़े गैंग का है। वास्तव में कांग्रेस तो बेचारी हो गई, उसकी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं बची कि वो अपने कंधों पर और अपनी सामर्थ्य से, अपने केडर के हिसाब से, केडर के अनुसार वो यात्रा निकाल सके। उसे टुकड़े टुकड़े गैंग की जरूरत पड़ी, उसको योगेंद्र यादव की जरूरत, उनको सॉरी क्षमा चाहता हूँ, क्या अजय जी से क्षमा चाहता हूँ, उनको योगेंद्र यादव की जरूरत पड़ी, उनको मेघा पाटकर की जरूरत पड़ी, उनको संदीप कुमार की, तुषार गांधी की, हिमांशु कुमार, सैयदा हमीद, कन्हैया कुमार जैसे लोगों की जरूरत पड़ी। और मजे की बात है कि इसमें कांग्रेस का तो निशान तक नहीं है। मतलब कांग्रेस की स्थिति नहीं है कि वो कोई ऐसी यात्रा निकाल सके। दूसरा, इसमें लोग कैसे हैं, मेरी बात से शायद, चूंकि मैं बहुत मानता हूं श्रवण कुमार जी को, श्रवण गर्ग जी को, लेकिन वो मेरी बात से सहमत होंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये हिमांशु कुमार 519 याचिकाएं लगाए हुए हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सली क्षेत्रों में, कि सुरक्षा बल किस तरह, आप तो वहीं से रायपुर से हैं, आप तो बेहतर जानते होंगे। तो 519 याचिका इनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा बलों के खिलाफ लगी हुई है। 2009 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार भी करी है, 5 लाख का जुर्माना भी करा। जब ऐसे लोग इनके कंधे पर सवार होकर के राहुल गांधी जी ये यात्रा करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि देश को कुछ हासिल होगा, देश को किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है जोड़ने के लिए, वो अपनी कांग्रेस को जोड़ ले। वस्तुतः ये पूरी कोशिश नेशनल हेराल्ड में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश है। ये पूरी कोशिश कांग्रेस में उनकी स्थिति को बचाने की है, क्योंकि वो या तो चाहते हैं कि कोई मेरा कठपुतली कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए, और यदि वो ना बन सके तो मैं रास्ते में रहूं और लोग मुझे स्वयं अध्यक्ष बना दे। ये उनकी कोशिश है। 5 महीने आपने इतनी सारी बातें कर ली, थोड़ा समझाइए ना, ये नारे खोखले कैसे, हम समझना चाहते हैं। क्या लोग बड़े खुशहाल हैं, महंगाई का कोई अता पता नहीं है जैसा आपका कहना है? क्या लोगों के बीच में दूरियां इस दौरान बढ़ नहीं गई हैं? क्या आपने मंदिर मस्जिद के खेल के अंतर्गत अब मदरसों को भी निशाने पर नहीं ले लिया है? थोड़ा दृष्टि दीजिए ना कि खोखले नारे कैसे हैं। क्या विपक्षी नेताओं के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो इस समय बड़ा वायरल है जिसमें वो बता रहे थे यूपीए सरकार के दौर में कि विपक्षी नेताओं को ये लोग सम्मान से बैठे नहीं रहना भी नहीं चाहते हैं।
आप तो कहीं पर भी नहीं रहने देना चाहते हैं, ऐसा लोगों को लगने लगा है। तो थोड़ा बताएंगे चिंतामणि जी, ये खोखले नारे थोड़ा समझाइए ना। इनके पापों का परिणाम ये अब आने लगा है, जी। जनता जागरूक हो गई है। ये लोकतंत्र की बात करें, खोखला नहीं तो क्या है। इनकी माताजी ने 10 साल वो कठपुतली, मनमोहन सिंह को कठपुतली बना करके तानाशाही की तरह सरकार चलाई। एक सुपर कैबिनेट इनकी हुआ करती थी, जिसे वो एक क्या कहते थे, सलाहकार मंडल कहते थे वो। तो इन्होंने इनकी दादी ने आपातकाल इस देश पे थोपा। इनके नेहरू जी तो खुद डिक्टेटर थे, वो तो कहते थे मैं अगर खंबे को अगर कांग्रेस का टिकट दे दूंगा तो खंबा जीत जाएगा। ये इस तरह की जो परिवार परंपरा से आने वाले लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कोई बोलने नहीं दे रहा है। और ये अच्छा, ये जो नफरती माहौल है, आप मदरसे को क्यों टारगेट नहीं करते? मदरसे पे बात क्यों नहीं करते आप कि वहां नफरत सिखाई जा रही है? मदरसों से निकले हुए आतंकी इस देश को तबाह कर रहे हैं, इस देश को हत्याएं कर रहे हैं। इतनी मजबूत सरकार आप चला रहे हैं, मदरसों को प्रतिबंधित क्यों नहीं करते हैं चिंतामणि जी? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, राहुल गांधी से नहीं। लेकिन बहरहाल मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मैं चर्चा को अजय उपाध्याय जी के पास लेकर आना चाहता हूं। और अजय उपाध्याय जी, आपसे पूछने के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर हमेशा सवाल उठा है। राहुल गांधी हमेशा नेतृत्व से बचने की कोशिश करते हैं। माननीय श्रवण जी ने यहीं पे बोल दिया, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते हैं। हमने सोचा था कम से कम राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे, उसका तो नेतृत्व करेंगे। आपकी पार्टी के मीडिया प्रभारी और वहाँ से जयराम रमेश ने आज बोल दिया राहुल गांधी 117 यात्रियों के साथ एक यात्री के तौर पर रहेंगे, नेतृत्व नहीं करेंगे। उन 117 यात्रियों को भी क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है? या राहुल गांधी को नेतृत्व करने से इतना डर क्यों लगता है? ये सवाल मेरे जहन में आता है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, पहले तो इसी का उत्तर दीजिए। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज इतने अहम मुद्दों पर आप चर्चा करा रहे हैं, जो चर्चा देश को जोड़ने की चर्चा है जी। एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिलकर जो जुड़ जाए अपना वतन, आओ साथ मिलकर भारत जोड़े। इतना सकारात्मक, इतने माहौल में हम प्रयास कर रहे हैं कि देश में जो चीजें हैं वो जनता उसको समझ रही है। कम से कम जनता के बीच जाकर के उन बातों को हम रखें और उनको सुनें। ज्यादातर इसमें मन की बात नहीं होगी, हमारे नेताओं की बात नहीं होगी। जो सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, आम जनमानस होगा, गरीब गुरबा होगा, आदिवासी पिछड़ा होगा, रास्ते में जो भी मिल जाएंगे, उनकी बात को हमारे पदयात्री जोड़ने का काम करेंगे। राहुल जी के नेतृत्व पर आपने जो भी प्रश्न किया है, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता, हम सबके नेता राहुल गांधी जी हैं। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा संगठन है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी को अपना नेता मानता है। हम सब उन्हीं के नेतृत्व में आगे काम कर रहे हैं। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन यात्रा कांग्रेस पार्टी के झंडे पर नहीं है, देश के तिरंगे पर है। और देश के जब तिरंगे की बात आ रही है तो मैं तो कहूंगा चिंतामणि जी, बेवजह आप परेशान हो रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। देश का प्रश्न है और देश के प्रश्न में तिरंगे के साथ आप भी आइए। हम आपका भी आह्वान करते हैं, आप भी जुड़िए, आप भी अपनी बात रखिए। यदि लगता है कि उसमें कोई चीजें गलत है तो एकदम आइए आप, और उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जो सकारात्मक चीजें हो रही हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा, और इस यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। मैं उसकी भी चर्चा 10 सेकेंड आप एक्स्ट्रा दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब करना चाहता हूं। पहला है आर्थिक असमानता। जिस तरह से पूरे देश में आज आर्थिक असमानता का दौर चल रहा है, एकाधिकारवादी नीतियां चल रही हैं, हम दो हमारे दो को महत्व दिया जा रहा है, मित्रों पर मेहरबानी चल रही है। देश की जनता इस बात को जानने लगी है और ये जानना जरूरी है। क्या ये कोई गलत काम हम कर रहे हैं? 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। जब हमारी सरकार थी, हम 27 करोड़ लोगों को ऊपर लाए थे। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और 10% लोगों के पास देश की 57% संपत्ति का आय जो है संकेंद्रित हो गई है। ऊपर से कमर तोड़ महंगाई और गगनचुंबी बेरोजगारी। क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है? इन पर क्या चर्चा हो यदि यात्रा के दौरान तो क्या बुराई है? दूसरी बात, दूसरा जो मुद्दा है सामाजिक बंटवारे का है। जिस तरह से देश में सामाजिक बंटवारे की नीतियां चल रही है, हिंसा की राजनीति चल रही है, क्षेत्र, भाषा और धर्म के नाम पे जो नफरत परोसने की साजिश चल रही है, उससे देश कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर हो रहा है।
देश के अंदर कई देश बनाने की साजिश है। उससे हम चाहते हैं कि देश को मुक्ति मिले और देश एक साथ जुड़े। क्या ये कोई गलत काम है? तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि ये देश लोकतंत्र से जीता है, लोकतंत्र के कारण आज ये देश की पहचान पूरे विश्व में है। जिस तरह से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है, राज्यों में जिस तरह से उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, विपक्षी सरकारों को जिस तरह तोड़ने खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, धमकाने की पॉलिटिक्स है, राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास है, बदले का भाव जिस तरह चल रहा है और संस्थाओं का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक मर्यादाएं जिस तरह तार तार हो रही है, क्या इससे देश को बचाया जाना नहीं चाहिए? ये यदि बचाया जाएगा तभी देश मजबूत होगा। अभी देश को कमजोर करने का एक लोकतंत्र कमजोर होगा। कमाल हो गया डॉक्टर उपाध्याय जी। मैंने कार्यक्रम के अंदर एक सवाल रखा, आपने सवाल के स्थान पर इसे पत्रकार वार्ता समझते हुए आपने प्रचार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया और बता दिया भारत जोड़ो यात्रा में क्या क्या हो रहा है। मेरा सवाल क्या था उस पर आपने जाने की जरा भी जहमत नहीं की। उत्तर नहीं है या आपको याद ही नहीं रहा कि इसके अलावा भी मुझे कुछ कहना है। मेरा सवाल था, आपके प्रिय नेता, आपके आदर्श, आपका भविष्य सम्मान्य राहुल गांधी नेतृत्व करने से इतना डरते क्यों हैं? ये टिप्पणी मेरी नहीं है। 2 के संदर्भ में माननीय श्रवण गर्ग जी ने इसी कार्यक्रम में बोला है। वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, मतलब देश का नेतृत्व नहीं करना चाहते, वो अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते कांग्रेस पार्टी का, मतलब वो पार्टी का नेतृत्व भी नहीं करना चाहते। और जयराम रमेश जी ने आज बताया है कि वो यात्रा का भी नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। 118 में से एक यात्री के तौर पर रह रहे हैं, देश का नहीं, पार्टी का नहीं, और अब यात्रा का भी नेतृत्व नहीं। ये नेतृत्व करने से इतना डरते क्यों हैं? या भाजपा की बात राहुल गांधी के जहन में बैठ गई है कि राहुल गांधी लायक नहीं है, तो राहुल गांधी ने भी मान लिया भाजपा सही कहती है, इसलिए अब अपने को ऐसी कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है। क्या भाजपा की बात वाकई मन को भा गई राहुल गांधी के? डॉक्टर साहब, 5 अगस्त को एक देश में आपने देखा होगा जो एक महंगाई पर हम लोगों ने रैली की थी, जिसको इन्होंने काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, जो मन किया कहा इन्होंने जी। उस पूरे उस आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे थे और हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग कर रहे थे। हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं। राहुल गांधी जी उस सामूहिक व्यक्तित्व के एक चेहरा है और उसी तरह से अरेस्टिंग भी उनकी हुई उस दिन। अभी 4 तारीख को रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में हमारे देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व हमारे राहुल गांधी और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया। हम वहां भी सामूहिक नेतृत्व का मतलब आपको बोध है ना, आप क्या कह रहे हैं? मतलब आपका मानना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चाहिए, सामूहिक नेतृत्व में ही काम चलेगा, यही आप बताने जा रहे हैं? इंदिरा गांधी इस देश में सामूहिक नेतृत्व की एक जीती जाती मिसाल थी। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू सामूहिक नेतृत्व के ही प्रतीक थे। लाल बहादुर शास्त्री कमाल का सामूहिक नेतृत्व इस देश को दिए थे। और राहुल गांधी भी जो है सामूहिक नेतृत्व में यकीन रखते हैं, इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो उनके संदर्भ को अपेक्षा रखें। वाकई आपका ये ख्याल? डॉक्टर साहब, 2 चीजें हैं। आपने बड़ा अच्छा चर्चा किया पुराने समय के लीडर्स को जी। देखिए, लोकतंत्र को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनानी है। जिस तरह आज बेशक जितना प्रश्न हमारे पार्टी पर, हमारे नेता पर आप करना चाहिए, पत्रकार के हैसियत से आपका यह कर्तव्य भी है और मुझे अच्छा लगता है। मुझ पे जितनी आप क्रिटिसाइज कीजिएगा मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। हमारी पार्टी में कम से कम चुनाव की एक प्रक्रिया चल रही है। पहले भी 2-3 बार हम लोगों ने अध्यक्ष को बदला है। बाकी पार्टियों का, देश में भाजपा की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मालवीय जी की, देश में और भी कितनी पार्टियां हैं। राष्ट्रीय लेवल पर 8 राष्ट्रीय अधिकृत पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या दर्जनों में संख्या है। कहां चुनाव होता है? अरे विषय पर रहिए ना। राहुल गांधी नेतृत्व करने से बचते क्यों है, ये सवाल है। आप इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं बार बार अपने सवाल को आपसे दोहरा रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इस यात्रा के संदर्भ में भी एक कार्यक्रम जारी किया है आपके भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। राहुल गांधी की इतनी बड़ी तस्वीर लगाई है, आप मेरे पोस्टर में देखा, आप ही की पार्टी के द्वारा, या भारत जोड़ो यात्रा का जो आपने पूरा का पूरा तंत्र बनाया उसके द्वारा। बाकी 117 यात्री कहां है इसमें? राहुल गांधी क्यों हैं? राहुल गांधी होंगे लेकिन वो नेतृत्व नहीं करेंगे, यही तो शिकायत है। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है पर पार्टी के फैसले वही ले रहे हैं। राहुल गांधी सरकार में नहीं है लेकिन सरकार के संदर्भ में उसके लिए गए फैसलों को सार्वजनिक रूप से फाड़ रहे हैं। यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, ये जयराम रमेश बता रहे हैं, पर पोस्टर में केवल राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। यही आपसे सवाल है जी, क्यों बसते हैं राहुल गांधी?
डॉक्टर साहब, देश के लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो राहुल गांधी को ही अपना नेता मानते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में मुझे लगता है डॉक्टर अजय उपाध्याय के लिए सवाल थोड़ा पेचीदा हो रहा है। श्रवण जी शायद मदद कर पाए। श्रवण जी मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कर पाए। और मेरी क्या कई लोगों के जहन में ये जिज्ञासा या लोगों की शिकायत है कि राहुल गांधी पद पर नहीं रहना चाहते हैं, पर उस पद के अधिकारों का इस्तेमाल करने से कभी चूकते नहीं है। क्या कहते हैं श्रवण जी आप? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना हिमांशु जी, ये एक आरोप है जी। आप उसको राहुल गांधी को ये बताना चाहते हैं कि आप अगर पद पर नहीं है तो आपको काम करने का कोई अधिकार नहीं है जी। अगर आप पद की आकांक्षा नहीं करते हैं और बताते नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो आपको राजनीतिक दल का नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है जी। अगर आप ये नहीं कहते हैं कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना नहीं चाहता हूं, तो आपको कांग्रेस का नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि जयप्रकाश नड्डा कर रहे हैं? जी। आप बताइए मुझे। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपकी नजर में, हिमांशु द्विवेदी की नजर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि अमित शाह कर रहे हैं कि नड्डा कर रहे हैं कि अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं? ये इस बहस में मत जाइए। ये बहस जो आप छेड़ रहे हैं ये बहुत चली हुई है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा कि राहुल गांधी क्यों यात्रा कर रहे हैं जब उनको नेतृत्व नहीं करना है। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। माफी चाहूंगा श्रवण जी आपको बीच में रोकने के लिए। इस यात्रा के नेतृत्व के संदर्भ में जयराम रमेश ने इंकार कर दिया। आज राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इसके संदर्भ में क्या दृष्टि है, क्या देख पा रहे हैं श्रवण जी आप? नहीं, आप क्यों चाहते हैं अगर उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं जी, योगेंद्र यादव के लोग हैं और तमाम लोग हैं। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक बड़ी बैठक हुई जी। उस बैठक में तय किया गया कि हमको इस आंदोलन में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए जी। और वो कांग्रेस के लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर नहीं हैं, वो इस यात्रा में जुड़े हैं। बहुत से गांधीवादी कार्यकर्ता जुड़े हैं जी। तो उनका नेतृत्व राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं? जी। राहुल गांधी को क्या अधिकार है कि वो कांग्रेस की ओर से इन लोगों का नेतृत्व करें? जी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, 1974 में 48 साल पहले बिहार आंदोलन में मैं था, उसमें पार्टिसिपेंट था। उस आंदोलन में तब जनसंघ क्यों थी? जी। आरएसएस क्यों थी? सीपीएम के साथ क्यों थी? समाजवादियों के साथ क्यों थी? गांधीवादियों के साथ क्यों थी? क्या कारण था? उनका उद्देश्य था इंदिरा गांधी को हटाना है। 2011 में अन्ना के आंदोलन में किन लोगों ने समर्थन किया था मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने का? भारतीय जनता पार्टी ने किया था, आरएसएस के लोगों ने किया था और वो लोग सिविल सोसाइटी के साथ मिलके उन लोगों ने मनमोहन सिंह की सरकार को हटाया था जी। आज अगर राहुल गांधी के साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, देश में अभिव्यक्ति की आजादी को कायम करने की है, आम जनता की बात को सुनने की है, तो उस रैली का, उस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी को क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं एक सामूहिक? आप क्यों मान रहे हैं कि आप क्यों पूछना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस में भी वो सामूहिक नेतृत्व की बात को स्वीकार कर रहे हैं? तो एक जो उद्देश्य है यात्रा का, जिसमें पूरा देश को जोड़ने की बात है, पूरे देश के साथ राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, 3500 किलोमीटर चल के उन राज्यों से गुजरना चाहते हैं जहां चुनाव होने वाले हैं अगले साल, जिसको लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह डरी हुई है, विपक्ष
पूरी तरह जागरूक है, तो आप ऐसे में राहुल गांधी की प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठाना चाहते हैं? प्रासंगिकता पे सवाल नहीं उठा रहा श्रवण जी, मैं तो इस अचरज में हूं, इस अचंभे में हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। आपने मुझे 74 के संदर्भ में उल्लेख किया कि उसमें भाजपा क्यों थी, पर मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व क्या उस समय पर इन लोगों को स्वीकार नहीं हुआ था? क्या राहुल गांधी के संदर्भ में राहुल गांधी अपने आप को इस कदर साबित नहीं कर पाए हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर सके, इसलिए राहुल गांधी बच रहे हैं इस यात्रा के नेतृत्व के संदर्भ में, या पार्टी बच रही है उनका नेतृत्व घोषित करने के संदर्भ में? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन पाने में कामयाब नहीं रहे, इसलिए आपको लगता है उन्हें भीड़ का ही हिस्सा होना चाहिए, भीड़ का नेतृत्व करता नहीं? नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है हिमांशु जी। मैं इसको, इस यात्रा को एक, जैसा मैंने चंद्रशेखर की यात्रा का जिक्र किया था जी, आप अगर पता करें कि चंद्रशेखर की यात्रा में कौन लोग थे जी, क्या उनकी भी पार्टी के लोग थे कि पूरे देश के लोग थे, तो आपको पता चलेगा। जी। इस तरह की यात्राओं में इस तरह से आप अगर सवाल खड़े करेंगे तो ये माना जाएगा कि आप जो बात कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह के आरोप खड़े कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें और आपकी बात में कोई फर्क नहीं जी। आप एक पत्रकार के लिहाज से कुछ सवाल खड़े कीजिए कि इस यात्रा से क्या इस देश में परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। आपसे पूछता हूं कि क्या इस यात्रा को नहीं करना चाहिए? मेरा तो इसको, इस यात्रा को नहीं करना चाहिए होता तो मेरा कार्यक्रम दूसरा होता श्रवण जी। मैं तो राहुल गांधी के संदर्भ में इस यात्रा के आयाम खोज रहा हूं। इस यात्रा के माध्यम से भविष्य में कांग्रेस क्या स्वरूप लेगी इसे खोज रहा हूं। इस यात्रा के माध्यम से देश किस ओर जाएगा इसे भी खोजने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी गंभीरता में कोई कमी नहीं, आप यकीन रखिए। हम आपके ही कनिष्ठ हैं, अपनी दृष्टि में, अपनी दिशा के संदर्भ में संदेह मत कीजिए। आप अपने उत्तराधिकारियों के संदर्भ में विनम्र आग्रह करूंगा और चर्चाओं को आगे बढ़ाऊंगा। लव कुमार जी मेरे साथ में, एक और विचार हमारे साथ जुड़ गया है। लव कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के, जिसके प्रमुख नीतीश कुमार हैं, वह भी एक चर्चित चेहरा है, तो वो लव कुमार जी हमारे साथ है। और लव कुमार जी की दृष्टि क्या है राहुल गांधी जी के साथ निकलने वाली यात्रा के संदर्भ में, जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। क्या देख पा रहे हैं लव कुमार जी? कल ही नीतीश कुमार जी मिले भी हैं, तो नीतीश कुमार जी भी कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं, या आप लोगों में से किसी का इरादा विरादा बना राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में सहयोग करने में, भागीदारी करने में? लव कुमार जी। देखिए हिमांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी जी यात्रा पे निकल रहे हैं जी, तो आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है लोगों को? जी, हर आदमी को अपने पार्टी के लिए काम करने का अधिकार है जी। वो कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, वो अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, पार्टी को जन जन से जोड़ना चाहते हैं, महंगाई के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। जो मुद्दा है आज लोकतंत्र का, जिस तरह से हनन हो रहा है, लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है और उसमें जन जन तक उस आवाज को पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो ये उनके व्यक्तित्व के साथ और निखार आएगा। और जैसे ही लोगों से कनेक्टिविटी होती है, लोगों से जुड़कर बताया जाता है, भाजपा के चेहरे को बेनकाब करने का ही सबसे बड़ा माध्यम तो यही है कि हम जन जन तक पहुंचे। आप लोग जिस तरह से चैनल और तमाम लोग प्रोपगंडा खड़ा करके हवा बनाए हुए हैं कि मोदी का विकल्प कौन, मोदी का विकल्प कौन, तो ध्यान रखिए विपक्ष एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार जी इसी के लिए निकले हैं। सबको एकजुट करके चुनाव लड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री का चेहरा भी 1 मिनट में लोग बैठेंगे और तय कर लिया जाएगा। निश्चिंत मान लीजिए, नहीं तो आप ही बताइए ना, 2004 में कोई जान रहा था मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, गुजराल जी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री, जनता तय कर लेती है, पार्टियां मिलकर तय कर लेंगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और यात्रा जहां तक बहुत ही अच्छी सोच है राहुल गांधी जी को कि जन जन तक अगर पहुंचाना चाहते हैं पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रम को, और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, भय का माहौल है, जिस तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है, इन सब चीजों को जो संविधान में प्रदत्त चीजें हैं उस पर भी ये हमको लगता है जीएसटी लगा देंगे किसी को अपने खिलाफ बोलने पर भी, तो पता नहीं डर से आदमी बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा।
यही हाँ, तो वो जीएसटी जब लगाएंगे उससे पहले तो आप बोल ही लीजिए, कम से कम टैक्स फ्री होकर आप तो बोल रहे हैं लघु कुमार जी। लेकिन मेरा आपसे जो जानने का विषय है कि इतनी अच्छी यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इतने गंभीर उद्देश्यों को लेकर निकाल रहे हैं, जनता से सीधा कनेक्ट होने जा रहे हैं, आप उनके विषय में इतने अच्छे ख्यालात ले रहे हैं, तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि ऐसा संघर्ष शुरू करने राहुल गांधी जा रहे हैं और आप उन्हें अकेला छोड़ दे रहे हैं। अभी तक सूची आई नहीं विपक्ष के नेताओं की। कल राहुल गांधी कन्याकुमारी से 3,500 किलोमीटर के लिए पहिया पहिया चलने वाले हैं। आपका कोई उड़न खटोला वहां उनका साथ देने के लिए पहुंच रहा है, खबर नहीं आई। राहुल गांधी को इतना अकेला क्यों छोड़ दिया आपने? हिमांशु त्रिवेदी जी, ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, वो अपने पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं। यही तो सवाल है और इसी पे मैं अजय उपाध्याय जी आना चाहता हूं। मुझे श्रवण जी बता रहे थे ये कांग्रेस का नहीं है, आप भी बता रहे थे ये कांग्रेस का नहीं है, सबका है। माननीय लव कुमार जी हैं आपके साथ, बिहार में सत्ता में साझेदार हैं। कल सुबह यात्रा शुरू होनी है, इस चैनल में बैठकर ऐलानिया बोल रहे हैं कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस का कार्यक्रम है। अजय उपाध्याय जी इस विफलता को लेकर कुछ कहेंगे? श्रवण जी तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं श्रवण जी के पास बाद में जाऊंगा, अभी आपके पास ही आता हूं। क्या कहते हैं आप? अपने सत्ता में साझेदार लोगों को भी आप नहीं बता पाए ये यात्रा क्या है? डॉक्टर साहब, कल नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं लव कुमार जी के, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो महागठबंधन के हमारे भी नेता बिहार में है वो जी। उन्होंने जो है कल राहुल गांधी जी को इस यात्रा को लेकर के ही कल मिले हैं और उन्होंने बधाई दी है, शुभकामना प्रेषित की है। कहीं ना कहीं ये यात्रा जो बार बार आप उनसे प्रश्न कर रहे थे, इस यात्रा को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो देश को अच्छे दिशा में ले जाना चाहती है, सही दिशा देना चाहती है, आर्थिक विखंडन से देश को रोकना चाहती है, धार्मिक ध्रुवीकरण से देश को कहीं ना कहीं नए दिशा में लेकर जोड़ना चाहती है, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना चाहती है, और जिस तरह से आम लोगों पर महंगाई बेरोजगारी का मार है उससे देश को निजात दिलाना चाहती है, वो सभी लोग इस यात्रा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे सहयोग कर रहे हैं, शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे पूरा आशा है आपके पूरे पैनल के लोग इंक्लूडिंग चिंतामणि महापात्रा जी भी इस पर शुभकामना व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये यात्रा जो है। अरे बाकी तो ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, आज आप मेरे सवाल पर नहीं रहना चाहते, आप केवल अपना जो एजेंडा सेट है ना उतना ही बोलना चाहते हैं। मेरा जो सवाल था वो सवाल क्या था कि भाई लव कुमार जी तक इस यात्रा को देश की यात्रा के तौर पर नहीं देख रहे, गैर राजनीतिक यात्रा के तौर पर नहीं देख रहे, वह इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी की यात्रा के तौर पर देख रहे हैं, और आप हैं इसे अपनी पार्टी की यात्रा करार देने के लिए तैयार नहीं, और आपकी पार्टी के आपके अनुसार सर्वमान्य नेता राहुल गांधी नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे संक्रमण काल में भी आपकी ये अस्पष्टता, आपकी ये झिझक, आपकी ये हिचकिचाहट, चाहे पार्टी और चाहे आपके नेता, दोनों ही असल समस्या बने हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लेकर जितनी स्पष्ट और जितनी निर्मम रहती है, आप उतने ही ढुलमुल ढुलमुल, हिले हिले, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जब प्रश्न देश का है तो पार्टी छोटी हो जाती है, देश बड़ा होता है। आज प्रश्न देश का है, आज पार्टी का सिर्फ नहीं है, आज लोकतंत्र का प्रश्न है कि लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहेगा या नहीं। भारत छोड़ो यात्रा हुई थी जब अंग्रेजों को देश से भगाया गया था। अंग्रेजों को क्यों भगाया गया था? हमें आजादी चाहिए थी, हमें देश में अपना संविधान चाहिए था, हमें देश में अपना माने आम लोगों का सरकार चाहिए था। आज इतने वर्षों के बाद अमृत काल जरूर है, लेकिन इस अमृत काल में 75 साल में हमने क्या पाया और क्या खोया है पूरा देश देख रहा है। आज जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करके भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास है, भाईचारा को चारा बनाने का प्रयास हो रहा है देश में, इससे मुक्ति चाहिए देश को कि नहीं? क्या ये बिखराव होगा, नफरत का माहौल बनेगा तो क्या लोग देश मजबूत होगा या कमजोर होगा? हम उसको लेकर जाना चाह रहे हैं, ये पार्टी के बैनर पर सिर्फ नहीं, ये देश के तिरंगे के बैनर पर। हम तो 75 साल में इतना देख रहे हैं कि 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ और पहला चुनाव हुआ तो 90% पे कांग्रेस थी जिसने इस देश को आजादी दिलाई थी, और 75 साल बाद अब 10% पे कांग्रेस है और 90% पे दूसरे हैं। हमारी चिंता है इसको लेकर है। अजय उपाध्याय जी उस पर बात नहीं करना चाहते। देश पहले, अरे देश पहला कहते कहते भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 303 तक पहुंच गई, आप देख रहे हैं। उसके बाद श्रवण जी बता रहे हैं कि देश के हालात क्या हो रहे हैं। तो आप इस सवाल का उत्तर नहीं दे रहे कि राहुल गांधी और आपकी पार्टी की हिचकिचाहट क्या है। लेकिन मैं चिंतामणि जी फिर भी आपके पास आ रहा हूं। तमाम प्रकार की कोशिशों के बावजूद भी कुल मिला के लोग राहुल गांधी की यात्रा को एक संभावना के तौर पर देख रहे हैं,
और आपकी दलीलें बता रहे हैं कि आप भी हिले हुए हैं। वो मुद्दे, वो मसले जो इस देश में चर्चा में हैं, वो मुद्दे जिनके चलते लोग हलाकान हैं, उस पर इस यात्रा के दौरान बात होने जा रही है। अपनी नीतियों में बदलाव लाएंगे या बस इन नारों को खोखला बताकर ही आपको लग रहा है एक उड़ी एक पुलवामा फिर से काम आ जाएगा? देखिए, कुल करके यह यात्रा बहुत संदिग्ध उद्देश्यों के साथ है। अच्छा, ये किसान आंदोलन पार्ट 2 है। यह वामपंथियों का ब्रेन चाइल्ड है, जिन्होंने अपनी बंदूक इनके कंधे पर रख दी है। वास्तव में आपने अंधे और लंगड़े की एक कथा सुनी होगी कि वो अंधा, जंगल में आग लग जाती है तो अंधा जो है वो भाग नहीं सकता और लंगड़ा भाग नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, तो अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ गया और जंगल पार कर ले। ये वस्तुतः यही कोशिश है। कम्युनिस्टों के पास जनता का आधार नहीं है और वही स्थिति कांग्रेस की भी है। तो ये इस तरह मिलकर के मुझे इसमें राहुल गांधी जी कहीं दिख नहीं रहे। ये वास्तव में एक किसान आंदोलन पार्ट 2 है और इसमें खुद ही भ्रमित है। और तो चिंतामणि जी, आप डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? आपको अपना भविष्य अंधकार पूर्ण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि आपका अपना आकलन मुझे डरा दिया। आपने बताया ये किसान आंदोलन पार्ट 2 है। किसान आंदोलन पार्ट 1 के आगे तो आपने हथियार डाल दिए थे। 3 कृषि कानूनों का सार्वजनिक रूप से वापसी का ऐलान किया। आपके शिकस्त की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आप ही बता रहे हैं ये यात्रा किसान आंदोलन पार्ट 2 है। तो अगला सरेंडर कितना डरा रहा है आपको चिंतामणि जी? श्रवण जी को तो काफी उत्साहित करके होगा, क्योंकि श्रवण जी बार बार कह रहे हैं कि इस यात्रा को गंभीरता से लीजिए और आपने इस कदर गंभीरता से ले लिया कि इसे किसान आंदोलन पार्ट 2 करार दिया। तो आप तो हमारे आकलन के साथ जाते दिख रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं श्रवण गर्ग जी के आकलन को बड़ा मानता हूं। जब भी इस देश में यात्रा निकली है तो उन पार्टियों का आधार बड़ा है। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले, मुरली मनोहर जोशी जी निकले, 82 में 82 में चंद्रशेखर निकले और भी महात्मा गांधी की पद यात्रा। ये इसमें कोई वो नहीं, लेकिन ये जो जुगाली कर रहे हैं ये उन्हीं श्रेष्ठ यात्राओं को अपवित्र उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। भाई हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड में गिरफ्तारी ना हो जाए इसलिए 5 महीने यात्रा में रहो। अगर उठा लिए जाएंगे तो कहेंगे शहीद कहलाएंगे। देखो भाई, हम तो एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे इनके खिलाफ। अरे तो यात्रा तो कल शुरू होनी है, आप आज ही क्यों नहीं काम कर लिए? अगर नेशनल हेराल्ड को लेकर ही उन्हें इतना डर है तो ये कार्यक्रम तो काफी पहले से घोषित है। आपने क्या कर लिया? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हमें थोड़ी करना, कानून अपने हिसाब से काम करता है। जब उसको लगेगा कि दोषी तो वो है, इसमें कोई शक नहीं। और जो लगाए हुए हैं, उन्होंने तो स्वामी ने कहा, डॉक्टर स्वामी ने कहा कि भाई इनको तो 12 साल की जेल होनी है। तो ये वस्तुतः कांग्रेस में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। आपको याद है ना चिंतामणि जी, सुब्रमण्यम स्वामी आजकल आपकी सरकार के लिए भी बहुत कुछ कहते हैं। केवल राहुल गांधी के संदर्भ में टिप्पणी आपको याद है या आपकी सरकार के कामकाज को लेकर उनकी टिप्पणी भी आपके जहन में है? और डरने की जरूरत अगर किसी को है तो राहुल। अरे चिंतामणि जी, पहले सुब्रमण्यम स्वामी पे कमेंट तो दे दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया 12 साल इन्हें जेल में काटने पड़ेंगे, बहुत गंभीरता से आपने लिया। वह आपकी सरकार के कामकाज को लेकर भी आजकल बहुत टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी आप उतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मैंने यही कहा कि राहुल गांधी जी के से डरने की जरूरत कांग्रेस को है। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के डरने से कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी तो हमारे स्टार प्रचारक हैं, उन्हें तो नेता बनाइए, अध्यक्ष बनाइए। देखिए, कल उन्होंने आटा लीटर में बेचा है। इस तरह वो करते ही रहेंगे। ऐसे कई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मौजूद हैं। एक जुबान फिसलने को लेकर इशू बनाने में या अपनी सुविधा से एडिटिंग करके उसे प्रचारित करने के संदर्भ में पहले ही बहुत कुख्यात हो गए। चिंतामणि जी, बख्शिए, थोड़े मुद्दों पर रहते हैं। मैं वापस चर्चा के लिए श्रवण जी के पास आना चाहता हूँ। और श्रवण जी, आपकी तमाम नाराजगी के बावजूद भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी के पास में एक बड़ा अवसर है अपने आप को साबित करने का, पार्टी को वापस खड़ा करने का? क्या आप ये अपेक्षा नहीं रखते हैं उनसे कि वह इसमें अपेक्षाकृत संजीदगी का अवसर दें? अगर मैंने ये सवाल उठाया कि क्या वो 150 दिन लगातार यात्रा में बने रहेंगे, लगातार 3575 किलोमीटर की जो यात्रा बताई जा रही है उसमें पूरा पैदल चलेंगे, क्या आप इस सवाल को गैर जरूरी मानते हैं या आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, इस यात्रा में उन्हें संजीदगी के साथ बने रहना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी रहे? पर अगर एक उम्मीद जगाई है, एक अलग जगाई है, अजय उपाध्याय जी अगर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले देश है और देश बचाने के लिए यात्रा है, तो ये यात्रा
निर्बाध रूप से उनके द्वारा पूरी की जानी चाहिए। क्या कहते हैं श्रवण जी? क्योंकि मैं अजय उपाध्याय जी ने क्या कहा उस पर तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पर इस यात्रा के बचाव में कुछ बोल नहीं पाए जी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा वो तो मैं कोई बहुत उल्लेखनीय उनका वक्तव्य मानता नहीं हूँ जी। मैं, चूंकि आपका कार्यक्रम लाखों लोग देख रहे हैं जी। और देखेंगे और ये रिकॉर्डेड है जी। कि जाएगा, इसलिए रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। हिमांशु जी, देश की आने वाली राजनीति में कोई एक नेता अब देश का नेतृत्व नहीं करने वाला है जी। और इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व कर पाएंगे या पार्टी का कर पाएंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जमाना सामूहिक नेतृत्व का है। विपक्ष की जो राजनीति है उसमें राहुल गांधी भी एक हैं। अब राहुल गांधी अकेले नहीं है, तो इसलिए आप ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी ने अपने आप को रिकंसाइल कर लिया इस हकीकत से कि हो सकता है नीतीश कुमार देश के नेता हों। आप मुझे बताइए, ये चिंतामणि जी, मालवीय जी ने जो बात कही और अंधे और लंगड़े की, ये अंधे और लंगड़ों का तो खैर असम्मान किया ही है इन्होंने, उनका अपमान किया है, उनकी तौहीन की है, उनकी अपंगता का मजाक उड़ाया है। पर मैं दूसरी बात कहता हूं कि देश की जो राजनीति है विपक्ष की, अब अंधे और लंगड़े के हिसाब से ही चलेगी। जिसके पास दृष्टि है वो दृष्टि देगा, जिसके पास पैर हैं वो पैर देगा, जिसके पास हाथ है वो हाथ देगा। अब ये दम्भ खत्म हो गया इस देश का, विपक्ष की राजनीति का, और वो धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा कि केवल विपक्ष का एक नेता होगा और एक पार्टी उसको संचालित करेगी। जिस तरह से लोग दिल्ली में नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके पास भी सारी खबरें हैं। कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू होगी तब M.K. स्टालिन रहेंगे राहुल गांधी के साथ। जी। आप क्या मानते हैं कि M.K. स्टालिन ने या DMK ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लिया? जिन जिन राज्यों से, विपक्षी राज्यों से राहुल गांधी गुजरेंगे, अगर वहां के मुख्यमंत्री उस यात्रा के साथ अगवानी करते हैं, जुड़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नेशनल हेराल्ड को लेकर जो चिंतामणि जी ने बात की, 55 घंटे तक पूछताछ की गई जी राहुल गांधी से। आपने क्या निकाला उनसे 55 घंटे की पूछताछ में? आप गिरफ्तार कर लीजिए ना उनको। इस सरकार में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है कि राहुल गांधी को खरोच भी पहुंचा सके। जिस दिन राहुल गांधी पर हाथ डाला जाएगा, इस देश में तूफान आ जाएगा। तो ये जो नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, चिंतामणि जी ठीक कह रहे हैं कि किसान आंदोलन है। चिंतामणि जी बताएं कि देश में कितने किसानों ने आत्महत्याएं की है। राहुल गांधी उन सब राज्यों से गुजरने वाले हैं जहां किसानों ने आत्महत्या की और किसानों से सुनने वाले हैं, उनकी कथाएं सुनने, व्यथाएं सुनने वाले। ये सरकार जो है हिली हुई है, परेशान है, और मैं इसको उपलब्धि मानता हूं हिमांशु जी। राहुल गांधी चाहे प्रधानमंत्री नहीं बने, कांग्रेस के नेता नहीं बने, नहीं बनना चाहते हो, आप उसकी चिंता मत करिए और चिंतामणि जी को भी चिंता से मुक्त कर दीजिए। आप ये मानकर चलिए कि 3500 किलोमीटर में जितने लोग इस रैली के, यात्रा के संपर्क में आने वाले हैं, उन लोगों में कुछ जान आएगी, कुछ बोलने की ताकत आएगी, अपनी आवाज उठाने का साहस आएगा और वो तमाम लोग, जो लाखों लोग इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे, वो अपनी बात को। एक बात बताइए श्रवण जी, आपका सारा आकलन है, आपने कहा कि अब सामूहिक नेतृत्व का दौर रहेगा। ये सामूहिक नेतृत्व का दौर कौन सी बड़ी बात है?
1989 में से लेकर 2014 तक इस देश में सामूहिक नेतृत्व का दौर ही तो था लगभग। क्या कहते हैं उसके संदर्भ में? कहते हैं हिमांशु जी, एक पार्टी जी, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता, एक व्यक्ति जी, या दो व्यक्ति, जी, मतलब दो के बाद तीसरा भी नहीं। जी, आपका जो कथन है वो केवल यहां समाप्त हो जाता है। जी, तो मैं तो उस कथन से कैसे सहमत हो सकता हूं? जी, दुनिया के सारे देशों में जितने मैं तानाशाही वाले देशों की बात नहीं कर रहा हूं, जी, प्रजातांत्रिक देशों की बात कर रहा हूं। वहां ब्रिटेन में जिस तरह से चुना गया प्रधानमंत्री, फ्रांस में जिस तरह से चुना गया, जर्मनी में जिस तरह से, मैं रूस की और चीन की बात नहीं कर रहा हूं जी, जहां संविधान बदलकर एक व्यक्ति को आजीवन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के अधिकार दे दिए, मैं वहां की बात नहीं। जी, दुनिया में अब मिली जुली सरकारें और सामूहिक नेतृत्व का युग चल रहा है, और आप मानकर चलिए कि राहुल गांधी को भी उस चीज हकीकत को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। ये आप जो पूछ रहे हैं बार बार राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर जो सवाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप पूरी की पूरी यात्रा को की भर्त्सना कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी की यात्रा को भर्त्सना कर रहा हूँ, श्रवण जी का ये आकलन है, लेकिन मेरा वस्तुतः उद्देश्य ये नहीं है। मेरा जानने का उद्देश्य है कि राहुल गांधी एक पूरा माहौल खड़ा करने के बाद अचानक पीछे हटते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज जयराम रमेश ये बोल क्यों रहे हैं कि वो 117 लोगों के साथ एक और व्यक्ति के तौर पर मौजूद है, नेतृत्व नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा या कहें बहुसंख्यक हिस्सा राहुल गांधी के साथ अपनी संभावना देखता है, पर अगर उनका नेता ही नेतृत्व के नाम पर हमेशा बसता हुआ दिखाई देगा तो बाकी देश में उनके संदर्भ में उम्मीद जागेगी कैसे? इसका उत्तर तो आना चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय से इसका उत्तर लेने की आज मैंने भरसक कोशिश की, उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया। श्रवण जी ने मेरी पूरी बातचीत को सामूहिक नेतृत्व की ओर घुमा दिया। देखते हैं आने वाले समय में शायद राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान नेतृत्व के संदर्भ में उपजे हुए सवाल का उत्तर दे पाए। इस देश का इतिहास उठाकर देखिए, इस देश को हमेशा नेतृत्वकर्ता की तलाश रही है। सामूहिक नेतृत्व की बात सुनने में अच्छी लगती हो, लेकिन कुल मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के होते हुए भी महात्मा गांधी का नेतृत्व ही लड़ाई में निर्णायक भूमिका में रहा। देश के संदर्भ में अगर संयुक्त विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए युद्ध की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, नतीजे की जरूरत है, तो उसके लिए भी एक चेहरा चाहिए। क्या वो चेहरे के तौर पर राहुल गांधी स्वीकार्य हो सकेंगे? ये सवाल अनुत्तरित है। देखें आने वाले समय में इसका उत्तर हमें मिल सके। बहरहाल आज के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारे आज की प्रासंगिक पंक्तियां कहती हैं, सिया रात है यह, सिया रात है यह, मशालें दिलों की जलाओ, कहीं चिराग जलाने से काम चलता है। तो शारब ने जो ये शेर कहा, इसके भावार्थ ये है कि इस समय बहुत कुछ करने की जरूरत है। जिसको भी अपने उद्देश्य को हासिल करना है वो महज औपचारिकता से अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकता। तो कांग्रेस पार्टी भी क्या एक छोटे मोटे उद्देश्य के लिए यात्रा के संदर्भ में भूमिका बनाई है? अगर एक बड़ा उद्देश्य है तो बड़े उद्देश्य के तहत उसे अपने कदम भी उठाने होंगे। क्या राहुल गांधी उन कदम के उठाने में मददगार बनेंगे? ये देखने का विषय है। हम इसके उत्तर के लिए इंतजार करेंगे। पर आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।